हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। आपको पता है ये टॉपिक कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की हम वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीकॉम के लिए हो, चाहे आप बीबी में हो, चाहे आप किसी भी इस क्लास में हो जिसमें ये टॉपिक आ रहा है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो आपको पता होगा कि आपको पैसे की ज़रूरत कहीं ना कहीं होती ही होती है। अब मुझे अगर किसी प्रोजेक्ट पे, बिजनेस को किसी प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना है, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट पसंद आ गया, यहाँ पर उसको काम करना है, इस इंडस्ट्री में यहाँ पर खोल लिया अपनी, अब उसको पैसा लगाना है, तो उससे आप देखेगा कि वो किस किस सोर्स से वो पैसे का अरेंजमेंट कर सकता है। मेनली दो ही तरीके होते हैं। या तो वो लाएगा ओनर्स फंड, यानी कि खुद से ही वो पैसा ले आएगा, खुद ही पैसा लगाना चाहता है, खुद ही मालिक है वो, और खुद से जब वो पैसा अरेंज करेगा उसे बोलते हैं ओनर्स का फंड। या फिर होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड, अभी इसमें क्या होता है कि आप खुद से पैसा नहीं ला रहे हो, आप कहीं बाहर से ला रहे हो, बाहर से उधार ले रहे हो और वहाँ से पैसा ला के उस पैसे को लगाओगे। तो ये दो तरीके होते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड को हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। हम क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल, हम कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, हम बेसिकली जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं हम बेसिकली कंपनी के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। तो जो भी हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादातर हम किसकी बात करेंगे, कंपनी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ओनर्स के फंड को हम क्या बोलेंगे, इक्विटी, और बोरोड के फंड को बोलेंगे डेट। कुछ भी आप उधार ले रहे हो तो उसको बोलेंगे डेट, तो उसको, और ओनर्स को क्या बोलेंगे, इक्विटी। जो भी हम पैसा लगाते हैं वो कौन सा होता है, हम जो पैसा लगाएंगे, जैसे किसी की, हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, जैसे को पता है वो लॉन्ग टर्म एसेट है। तो जो भी हम पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये जो भी डेट है होगा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा। इक्विटी तो आपको पता ही है लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म फंड में आएगा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं जो भी हम पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, एक साल, मतलब एक साल से ऊपर। क्या आप प्रोजेक्ट पैसा लगाओगे तो कम से कम 5 साल काम करोगे ना वहाँ पर। कोई लैंड या बिल्डिंग खरीदोगे तो वो एकदम थोड़ी बेच दोगे, आप रखोगे अपने पास। तो वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलती रहती है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ पर जो पैसे की बात करें वो लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली अब हमें ये समझना पड़ेगा, क्या ये जो इक्विटी और डेट से पैसा लाते हैं, क्या ये फ्री में आ जाता है? क्या इसके भी पैसे लगते हैं? क्या इसकी भी कुछ हमारे ऊपर कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। ऐसे आपको फ्री में नहीं आते। इक्विटी की आपको अलग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और डेट की आपको अलग कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। इन दोनों के बीच में आपको अब डिफरेंस को समझना पड़ेगा, तब जाके आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने वाला है। देखो, इक्विटी की आपको अलग से कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, बिकॉज इक्विटी की जो कॉस्ट होती है, इक्विटी की कॉस्ट बेसिकली डिपेंड होती है शेयर होल्डर्स के ऊपर। क्योंकि हम जो इक्विटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं शेयर से पैसा उठाने के लिए, क्योंकि कंपनी के कंटेक्स्ट में ओनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी के शेयर होल्डर का, देखो इक्विटी का मतलब खाली इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है। इक्विटी का मतलब है कि शेयर से पैसा लाना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, वहाँ से लाना। इक्विटी कह रहे हैं हम, लेकिन इक्विटी का मतलब कैपिटल होता है, कंपनी के कंटेक्स्ट में शेयर कैपिटल होता है इक्विटी का मतलब। तो इक्विटी का मतलब, मेरा मतलब है यहाँ पर शेयर कैपिटल की फॉर्म में। तो शेयर कैपिटल से जब हम पैसा उठाते हैं, शेयर होल्डर के ऊपर डिमांड होती है। तो शेयर होल्डर जैसा एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके ऊपर होता है, तो वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिपेंड होता है। सपोज करो कंपनी के अंदर कोई पैसा लगाना चाह रहा है, अब उसको लग रहा है कि यार कंपनी कल को डूब सकती है, तो वो अपनी डिमांड हाई रखेगा। कंपनी में पैसा लगाने के लिए वो अपनी डिमांड हाई रखेगा। वो कहेगा कि भाई मुझे तो हर साल इतना रिटर्न चाहिए,
इतना पैसा चाहिए। तो वो डिमांड को बोलते हैं बेसिकली डिविडेंड। ये जो डिविडेंड होता है ये प्रॉफिट से बढ़ता है। जब कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट कमा लेती है, जो लास्ट में बच जाता है सब कुछ खर्चे निकालने के बाद, रिजर्व मतलब टैक्स टूक्स माइनस करने के बाद, वो सारा प्रॉफिट इस इक्विटी मतलब यहाँ पर शेयर कैपिटल के बाद चल जाता है। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको हम पैसा बांट देते हैं वो। लेकिन वो बेसिकली इसीलिए वही डिविडेंड एक्चुअल में उनकी एक्सपेक्टेशन होती है शेयर होल्डर की, और वही उसी सोच के साथ हम पैसा लगाएंगे कंपनी के अंदर। क्योंकि कंपनी में जो पैसा लगा रहा है वो भी पैसा कमाना चाहता है, कोई वो फ्री में नहीं लगाना चाहता है पैसा। वो भी कहेगा ना कि भाई हमें तो भाई हर साल इतना तो रिटर्न चाहिए। वो रिटर्न क्या है? डिविडेंड उनके लिए। इसी तरीके से डेट के लिए भी ऐसे ही होता है। डेट डिमांड करते हैं बेसिकली, उनके लिए कुछ भी नहीं होता। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? इंटरेस्ट। ठीक है, जो हम लोन दे रहे हैं उसका इंटरेस्ट ही उसकी एक्सपेक्टेशन है। बेसिकली उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है, उनको क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये हमारे लिए क्या होगा? कंपनी के लिए कॉस्ट। यही तो खर्चा है हमारे लिए कि यानी कि अगर मैं लोन लूँगा, डेट लूँगा, तो मुझे इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात होती है ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसमें कोई आप ये नहीं कर सकते कि नहीं भी मैं तो देता नहीं। तो नहीं दोगे तो कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, तो आपको उसके लिए भुगतना पड़ेगा फिर बाद में। तो वो कहीं ना कहीं आपसे पैसा निकलवा लेगा, तो देना ही पड़ेगा इनको पैसा। इक्विटी वालों को देना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको बात समझनी है, डिविडेंड फिक्स नहीं होता। डिविडेंड डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से होता है। हाँ, प्रेफरेंस वालों के लिए फिक्स होता है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान से बात समझनी है कि इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए फिक्स नहीं होता डिविडेंड। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों के लिए तो डिविडेंड जो है वो फिक्स्ड डिविडेंड उनको नहीं दिया जाता। उनको डिपेंड करा जाता है, वो आपका डिपेंड होता है कितना प्रॉफिट बचा। प्रॉफिट बचेगा तो मिलेगा उनको, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने अगर 1 लाख रुपए कमाए थे, अब मैं सबसे पहले 1 लाख रुपए कमाए तो सबसे पहले मैं डेट को दूंगा पैसा। लोन वाले मेरे पे पहले आएंगे कि भाई हमें तो पैसा पहले चाहिए, क्योंकि हमारा ऊपर फिक्स चार्ज है, हमें तो पैसा पहले चाहिए। बाकी अपने आप को जो बांटना है बांटना बाद में, हमें पहले दो। तो हमने इनको सपोज करो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट दे दिया, अब बचा 90,000 रुपये। अब 90,000 रुपये भी सबसे पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला। वो कहेगा कि भाई देखो ऐसा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, हमें फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, तो हमें फिक्स डिविडेंड दो, इक्विटी शेयर होल्डर को छोड़ दोगी। तो ठीक है, हमने कहा चलो भाई दे लो तुम। हमने सपोज करो उसको डिविडेंड दे दिया 12,000 रुपये का। अभी जो 78,000 बचा ये बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर। अब सपोज करो कि किसी दिन मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या वो कहेगा कि मुझे 78,000 पिछले साल दिया था, इस साल कम क्यों दे रहे हो? क्या वो कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई वो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है ना। तो इसीलिए इनके लिए फिक्स नहीं होता। पर मेरे भाई यहाँ तो फिक्स होता है, यहाँ तो आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये एक्चुअल में हमारे लिए कॉस्ट होती है। डिविडेंड हमारे लिए कॉस्ट होती है इक्विटी की, और इंटरेस्ट लोन ये जो होते हैं ये हमारे लिए कॉस्ट होती है डेट की। समझ आ गई बात? ये चीज़ होती है, मेन चीज़ हमारी ये होती है। इसी तरीके से इक्विटी में हमारा इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं हमारे, बेसिकली हमारा जो उनको डिविडेंड देना पड़ता है वो कैसे निकलता है उसको तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं क्या इक्विटी पे हमारा कंट्रोल आ जाता है कंपनी के अंदर। हाँ, इक्विटी से क्या होता है? कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट आ जाता है, कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट अफेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनने से आपके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल, कंपनी पे कंट्रोल आ जाता है आपके अंदर। आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंपनी के अंदर कोई भी डिसीजन लेना है आपकी बात सुनी जाएगी। बट यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं आता है। आप एक लोन देने वाले माने जाओगे डेट के केस में, और यहाँ पर आप मालिक माने जाओगे। ठीक है, तो नो कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट अफेयर। तो यहाँ पर आप डेट अगर लेते हो तो आपके ऊपर कंपनी के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं आता। ठीक है,
बट अगर इक्विटी लेते हो तो आपके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। तो बेसिकली हमें ये सोच समझ के पैसा उठाना पड़ता है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और है जो कि आपको यहाँ से बस समझनी है कि डेट हमें सस्ता पड़ता है। ये बहुत ही चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बट इक्विटी हमें महंगा पड़ता है। क्या पड़ता है? महंगा पड़ता है। ठीक है, ये बहुत ही आपका कॉस्टली है। बट क्यों कॉस्टली है इसको भी समझना चाहिए ना। हमने बोल तो दिया कॉस्टली है, चीपर है, इसको भी समझना चाहिए आपको। देखो, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ध्यान से मेरी बात समझो। अब मैं आपके लिए कहता हूँ कि भाई देखो, मैंने एक कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, ठीक है, ए कंपनी के अंदर। ए कंपनी कह रही है देखो भाई आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, बट कोई मैं आपको फिक्स डिविडेंड नहीं दूंगा। हमने कहा ठीक है, हम आपको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा। हमने ये भी कह दिया, कंपनी ने ये भी कह दिया कि देखो आओ, हाँ आप कंट्रोल ले लेना, ठीक है, आप आओ हमारी कंपनी में, लेकिन डिविडेंड आपको फिक्स नहीं मिलेगा। हमने कहा ठीक है चलो आ जाएंगे, बट हमने कहा देखो अगर आपको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलेगा तो हम तो भाई आपके लिए ऊपर डिमांड ज़्यादा रखेंगे कि कम से कम मुझे डिविडेंड 20% का मिलना चाहिए। ऐसी डिमांड रख सकते हैं। हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अलग बात है, बट डिमांड तो रख सकते हैं ना, है ना। तो जितनी वो डिमांड रखेगा हमारे लिए तो उतनी ही कॉस्ट बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि कॉस्ट एक्चुअली में बाद में आएगी हमें, बट कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि एक्चुअल में मैं जितनी डिविडेंड की जितनी वो डिमांड रखेगा, जितना उनको एक्सपेक्ट होगा, उतने लिए हमारी कंपनी के लिए उतनी ही कॉस्ट है। कि भाई इसका मतलब 20%, मतलब कि ये बताओ भैया 20% का बंदा है। जैसे कि आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है, आप इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने पूछा आपसे कि भाई आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। आपने कहा कि मैं कम से कम 3 लाख पर एनम एक्सपेक्ट करता हूँ। तो इसका मतलब आप 3 लाख पर एनम के बंदे बन गए। आपकी वैल्यू 3 लाख पर एनम की होगी। कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी होगी? 3 लाख रुपए की। आपकी कॉस्ट 3 लाख रुपए की होगी कंपनी के लिए। इसी तरीके से जो भी आप डिमांड रखते हो कंपनी के सामने, जैसे शेयर होल्डर डिमांड रख रहे हैं, वो ही कॉस्ट बन जाती है। तो वो डिमांड ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उनको फिक्स नहीं मिलने वाला, तो वो डिमांड ज़्यादा रखेगी क्योंकि खतरा होगा कि भाई नहीं मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो डिमांड ज़्यादा रख के चलेगी कि आपको पता है कि हाँ भाई नहीं मिलने वाला, तो आप तो कहोगे ना कि हाँ भाई मेरी तो फिर डिमांड ज़्यादा है। आप क्योंकि हमें तो पहले ही डर है कि आपकी कंपनी चलेगी भी नहीं चलेगी, तो ऊपर से आप हम डिविडेंड की डिमांड भी रखें, तो वो डिमांड ज़्यादा रखेगी। पर डेट वाले इतनी नहीं रखेंगे क्योंकि डेट वाले को पता है कि मुझे फिक्स मिलेगा, और नहीं भी मिला, कंपनी बंद भी होगी तो भी मुझे मिल जाएगा पैसा। हम कोर्ट में चल जाएंगे, केस कर देंगे, कंपनी पे डेट को खतरा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि डेट वालों के लिए मॉर्टगेज कर सकते हैं हम। डेट वाला मॉर्टगेज कर पाएंगे। सपोज करो मैंने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, कंपनी ने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी, गिरवी रख दिया, तो भाई अगर पैसा नहीं देंगे तो प्रॉपर्टी बेच के पैसा ले लेंगे आपसे। और प्रॉपर्टी गिरवी नहीं भी रखी तो भी कोर्ट में जाके केस करेंगे तो सबसे पहले डेट को पैसा मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा पैसा, सबसे पहले उधार वाले को मिलता है पैसा। तो इनको वो डर नहीं है, इसलिए चीपर है, वो आपके इंटरेस्ट भी सस्ता देंगे। और ऊपर से कंपनी जो इंटरेस्ट ज़्यादातर जो कंपनी लेती है वो ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सस्ता बढ़ जाता है, वहाँ पर जो डेट की कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट बहुत सस्ते हो जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर आप अकेला कोई इंडिविजुअल लोन लेने जाएगा तो महंगा पड़ेगा, वैसे सस्ता बढ़ जाता है। तो ये चीपर है, इसलिए ये सस्ता पड़ता है और ये महंगा। एक और फ़ायदा होता है इक्विटी का कि ये टैक्स सेविंग भी आपकी कर देता है। ये टैक्स सेविंग कैसे कर देता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इसमें कोई लेना देना नहीं है इसमें, बट ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आगे आपको फॉर्मूले बनने वाले हैं ना, वो आपके एक झटके में याद हो जाएंगे, याद करना ही नहीं पड़ेगा। मतलब फॉर्मूले आपको एकदम समझ में आ जाएंगे वो किस हिसाब से बने हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा ना। देखो, सबसे पहले कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है
उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी प्रॉफिट अपने सारे खर्चे माइनस करने के बाद आता है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोलते हैं। इसका नाम होता है EBIT। क्या नाम है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इंटरेस्ट को भी माइनस नहीं करा है। कौन सा इंटरेस्ट? लोन वाला। और टैक्स को भी माइनस नहीं करा है। पहला केस मान के चल रही है, पहला केस कि कंपनी ने कोई लोन नहीं लिया। ठीक है, ये पहला केस है, कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया। ठीक है। दूसरा केस है कंपनी लोन ले रही है। अब देखो, टोटल कैपिटल में 10 लाख की चाहिए, नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर है। अगर 10,000 शेयर है तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपये की। तभी तो 100 से मल्टीप्लाई करो 10,000 से, तभी तो 10 लाख आता है। और टैक्स रेट 23% है। सपोज करो दूसरे केस में जो कंपनी लोन लेती है वो 5 लाख का नहीं, सपोज करो ले लेती है वो 3 लाख का लोन ले लेती है। सपोज करो 3 लाख का लोन लेती है वो। तो जब वो 3 लाख का लोन ले लेती है तो आपके जो फिर अब शेयर कैपिटल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? क्योंकि पहले 10 लाख के 10 लाख कंपनी शेयर से बचना शुरू कर रही है। बट अगर कंपनी 3 लाख अब 10 लाख में से डेट से इशू करेगी तो शेयर कैपिटल कितना इशू करेगी? 7 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएगी? देखिए 70,000। क्योंकि पहले एक शेयर तो 100 रुपये का है ना, तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 7,000 शेयर हो जाएगी। 7,000 शेयर्स, 7,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि पहले केस में मैं शेयर कैपिटल पैसे इशू कर रहा हूँ तो 10 लाख के 10 लाख वहाँ से लूँगा। दूसरे केस में डेट से कर रहा हूँ। तो सपोज करते हैं पहले केस आया तो मैंने यहाँ से पैसा इशू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट को माइनस करूँगा क्योंकि पहले इंटरेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर तो मैंने लोन ही लिया तो यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस होगा। और क्योंकि मैंने डेट कितना लिया? 3 लाख का। अब सपोज करते हैं कि इस पे मुझे इंटरेस्ट देना है 10% का, तो 3 लाख का 10% मुझे देना पड़ेगा 30,000 पे। तो अब मैं 30,000 पहले इसमें से माइनस करूँगा तो यहाँ पर जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी रहेगी? यहाँ तो 5 लाख ही रह जाएगी और यहाँ पर 4,70,000 पे हो जाएगी। ठीक है। अब देखो मेरी बात, ये क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स माइनस करेंगे। अब टैक्स माइनस करेंगे कितना? 30% का। अब टैक्स माइनस करेंगे, पहले ये तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स को माइनस करने से पहले अब 30% टैक्स माइनस करेंगे। इसका 30% कितना होता है? 4.5 लाख। ये बच गया 50,000 रुपये। और इसका 30% कितना होता है? सर इसका 30% तो कम होता है, ये तो 4.5 लाख से कम आएगा। सॉरी ये गड़बड़ हो जाएगी, ये सॉरी 4.5 लाख नहीं आएगा, 30% होता है 1.5 लाख। 1.5 लाख आएगा तो 3.5 लाख का हो गया। सर इसका 1.5 लाख तो आने का नहीं, तो कितना आएगा? मैंने कहा सर इसका तो आएगा लगभग 141,000, है ना, 141,000। तो ये हो गया 3। ठीक है सर, इसका तो इतना आएगा लगभग। फिर एक मिनट, ये कितना आ जाएगा? हाँ सॉरी ये आ जाएगा 2,329। ठीक है सर, तो इसका ही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब मेरी बात ध्यान से समझना। टैक्स सेव जो हम बात कर रहे थे कैसे हुआ? टैक्स सेव की बात कर रहे थे। टैक्स सेव ऐसे हुआ कि देखो मैंने ऊपर 30,000 पे माइनस करे, 30,000 माइनस करे तो मेरे को पूरा का पूरा नुकसान प्रॉफिट का भी 30,000 का होना चाहिए था। होना चाहिए था, होना चाहिए था? बताओ मुझे। बिल्कुल होना चाहिए था सर। लेकिन यहाँ पर क्या मुझे 30,000 का नुकसान हुआ है? बताओ। नहीं, यहाँ पर मुझे कितने का नुकसान हुआ है? बताओ। मुझे 30,000 का टोटल नुकसान होना चाहिए था। बताओ होना चाहिए नहीं होना चाहिए था? पहले मुझे इतना बता दो आप। होना चाहिए था ना? मुझे पूरा टोटल मिला के कितना नुकसान होना चाहिए था? 30,000 का नुकसान होना चाहिए था। बट 30,000 का हुआ नहीं है। हुआ कितने का है? हुआ कितने का है मुझे बताओ। सर हुआ है आपका 21,000 का। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? बिल्कुल सही है ना। 21,000 का नुकसान हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया टैक्स आपने 9,000 पे कम दिया। ये खेल हुआ। 30,000 पे गया, यहाँ तक था ही था, यहाँ तक देखो 30,000 का नुकसान ही हो रहा था। बट जैसे ही मैं नीचे टैक्स माइनस कर रहा हूँ वो टैक्स यहाँ पर 1.5 लाख का हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि टैक्स आपको कम देना पड़ गया। वो टैक्स क्यों कम देना पड़ गया? क्योंकि ये फिगर 30,000 से कम हो गई थी। अगर ये फिगर भी 5 लाख होती तो ये भी 1.5 लाख होता। ऑब्वियस ही बात है ये तो।
बट ये 1.5 लाख नहीं है ना, सॉरी ये 5 लाख नहीं है, दैट्स वाई आपको 30,000 कम है। तो 30,000 कम आपको टैक्स, 30,000 पे 30% का जो टैक्स देना था वो नहीं दिया आपने, इसकी वजह से 30,000 का 30% कितना होता है 9,000, क्योंकि ये फिगर 30,000 से कम हो गई, उसका टैक्स हमें नहीं देना पड़ा, वही 9,000 रुपये का आपको यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग। तो ये जो आपकी डेट की जो कॉस्ट होती है इंटरेस्ट की, वो आपकी टैक्स सेव कर देती है। तो बेसिकली आपको जो पूरा खर्चा नहीं होता कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, आपका डेट का पूरा खर्चा नहीं होता, वो टैक्स सेव हो गया हो जाता है। तो पूरा खर्चा नहीं लेते हम डेट का, हम इंटरेस्ट का पूरा खर्चा नहीं लेते, बिकॉज इंटरेस्ट का आपका नुकसान पूरा नहीं होता, इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट टैक्स सेव करके आपको पड़ती है। तो ये था आज की वीडियो के लिए एक कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अगले वीडियो में हम इसके फॉर्मूलेस के ऊपर बात करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ फॉर्मूले आपको एक झटके में क्लियर हो जाएंगे, एक झटके में। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तो बाय बाय, थैंक यू।